हेलो स्टूडेंट्स, मैं गरिमात्री। आज हम नॉलेज चैम्बर एकेडमी के एचसीएस के लाइव क्लासेस में शामिल हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एचसीएस के मेन एग्जाम के अंदर आपको 100 मार्क्स की यानी कि 100 नंबर की हिंदी आएगी। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस से जुड़े रहेंगे तो 100 में से 80 या 85 नंबर लाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, आपको हमारी क्लासेस लगातार कंटिन्यू फॉलो करनी होंगी और साथ में प्रैक्टिस भी करनी होगी, तभी आप 80 प्लस मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट सेशन के अंदर हमने हमारा सबसे पहला एग्जाम व्याकरण का पहला टॉपिक वर्णमाला स्टार्ट किया था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने बताया था, हिंदी हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है, इसके बारे में हमने बात की थी। लेकिन हम व्याकरण स्टार्ट कर चुके हैं, तो व्याकरण का जो पहला टॉपिक है वर्णमाला, उसके बारे में बात करते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हमने पिछली बार भी बात की थी, वर्णों की कुल संख्या 52 यानी कि 52 है। उसके अंदर 11 स्वर हैं, 2 अयोगवाह में जो हमने अंग से अंगूर और ए खाली यानी कि अनुस्वार और विसर्ग है उसके बारे में बात की थी। 33 स्वर हैं, 4 संयुक्त व्यंजन है और 2 द्विगुण व्यंजन है, हमने इसके बारे में बात की थी। जैसा कि 11 स्वर, 2 अयोगवाह, इनके बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम व्यंजन के बारे में बात करेंगे। तो व्यंजन कहते किसे हैं, ये टॉपिक मैंने पहले भी बताया था, एक बेस का काम करेगा हिंदी का। आप जब हिंदी का लिखित रूप सीखते हैं तो ये सबसे पहला टॉपिक रहता है जो हिंदी का बेस है, इसके बगैर हिंदी भाषा को नहीं सीखा जा सकता। तो व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन की यही परिभाषा है, इनको हम अकेले यूज नहीं कर सकते। अगर स्वर हैं तो उनकी सहायता से ही व्यंजनों का निर्माण होता है। व्यंजनों की संख्या 33 है। कौन कौन से हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 33 व्यंजन हमारे कौन से हैं, उनको किस किस नाम से पुकारा जाता है, उनके उच्चारण स्थान क्या है, जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इनको वर्गों के नाम से भी बोला जाता है, क्योंकि 5 वर्ग माने गए हैं। ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ और म। ये हमारे 25 वर्ण हैं, यानी कि व्यंजन हैं, जिनको अलग अलग नाम से वर्गों के हिसाब से हम यूज करते हैं। जैसे जो क वाली लाइन है, क ख ग घ अड़ या ये जिसको बोलते हैं, इसको कहा जाता है कवर्ग। वर्ग यानी कि समूह, किसका समूह? क का समूह। च वाली लाइन को क्या बोलेंगे? चवर्ग। ट वाली लाइन को बोला जाता है ट वर्ग, यानी कि ट का समूह। ये हो गया त वर्ग और ये हो जाता है प वर्ग। तो 5 वर्गों में इनको डिवाइड किया गया है, 25 वर्णों को। अब इनके नाम क्या हैं? कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है या स्पर्श व्यंजन कितने हैं। तो इनकी संख्या 25 है और इन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन इन्हीं का नाम है। वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। हर एक के अंदर 5-5 वर्ण हैं, 5 वर्ग हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? जो इनके नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको बोलते समय हमारे मुख से जो हवा निकलती है वो किसी न किसी स्वर तंत्री को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। अब ये स्वर तंत्री क्या होती है? स्वर तंत्री यानी कि हमारे कंठ से लेकर हमारे ओष्ठ तक जो हमारी ये पाइप है, यानी कि गले के अंदर के जो पार्ट्स हैं, इन्हीं को हम स्वर तंत्री कहते हैं। जैसे कंठ है, ओष्ठ, तालु, दंत, ये सारे, इनको हम स्वर तंत्री के नाम से जानते हैं। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हवा इनको स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन का नाम भी दिया गया है। इनकी संख्या 25 है और इनको ही वर्गीय व्यंजन का नाम भी दिया गया है। अब हम बात करते हैं य, र, ल, व।
इसको बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन, इसको कहेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंत प्लस स्थ, अंत मतलब बीच में, स्थ मतलब स्थापित। जो वर्ण स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित हैं उनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। कई बार एग्जाम में डेफिनेशन आती है भी स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित वर्ण क्या कहलाते हैं, तो उनको हम अंतस्थ व्यंजन का नाम देते हैं। अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन, यानी कि जो हम तीनों प्रकार के श यूज करते हैं, शलगम, षटकोण और ससेब या सड़क जिसको बोलते हैं, श स श, तो इसको और है, ये जो चार वर्ण हैं इनको कहा जाता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इन्हीं को ऊष्म व्यंजन कहेंगे। इसी को संघर्षी व्यंजन का नाम भी दिया गया है। ऊष्म क्यों कहा गया है? ऊष्म यानी कि ऊष्मा, हीट। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं हमारे मुंह से एक हीट निकलती है, एक गर्माइश जिसको बोलते हैं वो निकलती है। और इन वर्णों के उच्चारण में हम जब भी इनका उच्चारण करते हैं मुंह के अंदर एक संघर्ष यानी कि एक रगड़ पैदा होती है, जिस कारण इनको ऊष्म या संघर्षी का नाम दिया जाता है। जैसे जब हमें सर्दियों में ठंड लगती है, हाथों को रगड़ते हुए हमारे मुंह से एक ही साउंड निकलता है, शी शी की आवाज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह से इन वर्णों के उच्चारण से एक हीट, एक उष्मा पैदा होती है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, उष्मा यानी कि हीट, इन वर्णों के उच्चारण में मुंह से उष्मा निकलती है। तो ये हमारे हो जाते हैं 33 व्यंजन, 11 स्वर, 2 अयोग वहा, 33 व्यंजन। अब हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया है? क्योंकि संयुक्त व्यंजन का मतलब ही क्या है? जो व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने, यानी कि जब भी हम कोई स्वर लिखते हैं वो अकेला है, अपने आप में पूरा है, लेकिन जब हम व्यंजन लिखते हैं उसके अंदर एक स्वर पहले से ही निहित है। जैसे ये व्यंजन है, अगर इसके अंदर हम आ नहीं जोड़ेंगे, स्वर नहीं जोड़ेंगे, तो ये कंप्लीट नहीं माना जाता, इसीलिए इनको व्यंजन कहा गया है। लेकिन अगर हम बात करें संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त का मतलब आपको पहले से ही पता है, संयुक्त का अर्थ होता है मिलकर बना हुआ। अब इसके अंदर क्या होंगे? 2 व्यंजन प्लस एक स्वर होगा, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन का नाम दिया गया है। अब वो कौन से व्यंजन हैं? जैसे हम बात करें संयुक्त व्यंजन, अब संयुक्त व्यंजन कौन से होंगे? जैसे हम कहते हैं क्षय, त्रय, अज्ञ और श्रेय, ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी इनमें से एक वर्ण दे देंगे, ये किसके संयोग से बना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। जैसे हम कहें क्षत्रिय बोलते हैं, कुछ लोग इसको अक्षय बोलते हैं, लेकिन ये अक्षय नहीं है, कि ये क्षय है। क्यों? क्योंकि ये किसके मेल से बना है, इसको संयुक्त क्यों कहा गया है? ये क प्लस षटकोण जो बोलते हैं उससे मिलकर बना है, और इसके अंदर एक स्वर यानी कि अ पहले से ही निहित है, शामिल है। अब त्र किससे मिलकर बना है? त प्लस र प्लस ए से मिलकर बना हुआ है। ज्ञ, जिसको हम ज्ञानी बोलते हैं, लेकिन बोलने में तो हम ज्ञ बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर ना तो ग आता है ना ये आता है। ये किससे मिलकर बना है? जय और य से। इसलिए आपने देखा होगा कुछ जो ज्ञानी पुरुष हैं, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो वो यज्ञ नहीं बोलते, यज्ञ बोलते हैं, जय और ये की साउंड आती है, क्योंकि जय और ये से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। श्रेय, ये किससे मिलकर बना है? श प्लस र प्लस ऐसे मिलकर इसका निर्माण हुआ है। अब जैसे श्रवण हमें लिखना है तो हम इसी वर्ण से लिखते हैं, श्रमिक लिखेंगे तो इसी का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब हम श्रृंगार लिखते हैं तो कभी भी संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब हमने ये बात की है 4 संयुक्त व्यंजनों की, लेकिन एक वर्ण ऐसा भी है जो लगभग दिखता ऐसा ही है, लेकिन वो कभी भी संयुक्त व्यंजन में शामिल नहीं होता, उसको हम बोलते हैं श्री, श के नीचे री। अब आपने देखा होगा जैसे न्यूज़पेपर के अंदर भी हम देखते हैं, विश्व पहले किस तरह से लिखते थे, आजकल किस तरह से लिखा जाता है। पहले हम विश्व ऐसे लिखते थे, लेकिन आजकल जो मानक हिंदी है उसके हिसाब से भी हम कैसे लिखते हैं? हम विश्व ऐसे लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो ढांचा एक तरह से बना है, इसका अर्थ होता है आधा श,
और विश्व के अंदर भी आधा श ऐसे ही होता है। तो विश्व को ऐसे लिखें या आप ऐसे लिखें, दोनों ही सही हैं, ये गलत नहीं माने जाते, ये भी शुद्ध माना जाता है। अब ये जो हमारे 52 वर्ण हैं उनसे अलग रहेगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर श और री जुड़ा हुआ है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्लियर है बात? वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्यों? क्योंकि संयुक्त व्यंजन दो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं और इसके अंदर सिर्फ एक स्वर और एक व्यंजन है। अब ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हुए। अब हम बात करते हैं 2 द्विगुण व्यंजन। वो 2 द्विगुण व्यंजन कौन से हैं वो देखेंगे। वो 2 कौन से हैं, अब उन पे देखते हैं। 2 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन वो कौन से हैं? द्विगुण व्यंजन। अब जैसे हमने थोड़ी देर पहले 33 व्यंजन लिखे थे, आप लोगों ने ध्यान भी किया होगा। पहले जब हम छोटे थे तो ड, डमरू जिसको बोलते हैं, ड ढ, उसके नीचे एक नुक्ता चिन्ह यानी कि एक डॉट लगता था, लेकिन अब उसका प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका भी रीजन है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों नहीं लगता? अब जो 2 द्विगुण व्यंजन है वो अब ये हैं। अब इनको हम स्पर्श व्यंजन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इनसे जो मिलने वाले शब्द हैं वो भी अलग हैं। ड ढ का प्रयोग हमारे 33 व्यंजनों में शामिल नहीं है। अब आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं, जैसे आपने ढोलक लिखा या जैसे हम पढ़ाई लिखते हैं, एग्जाम के अंदर शुद्ध अशुद्ध वर्तनी के भी क्वेश्चन जरूर आएंगे। हर एग्जाम के अंदर जहां हिंदी यूज होती है वहां शुद्ध अशुद्ध भी पूछे जाते हैं। वहां कई बार ढाबा शब्द आता है और पूछा जाता है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है। जिसके नीचे हम नुक्ता चिन्ह लगाएं वो कभी भी सही नहीं होता है, क्योंकि मानक हिंदी के हिसाब से एक नया रूल है। नया नहीं कह सकते, मानक रूप कहेंगे। मानक रूप है, अगर ये ड और ढ से कोई शब्द शुरू होता है तो उसके स्टार्टिंग में कभी भी हम डॉट यानी कि नुक्ता चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। हम ढोलक लिखेंगे तो ढ के नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ाई लिखेंगे तो उसके नीचे डॉट यानी कि नुक्ता चिन्ह का प्रयोग अवश्य होगा। या हम कहें जैसे हमने लिखा डमरू, तो हम यहाँ भी डॉट का प्रयोग नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर हम सड़क लिखते हैं तो हम ड के नीचे बिंदी का प्रयोग जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टर वर्ड नहीं है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन जुड़ जाता है। मैंने पहले भी बताया था ये टॉपिक बेस है, तो यहाँ एक क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन अपने आप ही जुड़ जाएगा। जैसे अब बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे हम बोलते हैं अखाली बोलते हैं, हमने ड बोला, अड़े खाली जिसको बोला जाता है। या हम कहें ड डमरू, या जैसे ढोलक, ये वाले वर्ड हमने यूज किए हैं। ये जो शब्द हैं, एक ये और अण, ये जो शब्द हैं ये स्टार्टर वर्ड नहीं है। अभी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले एस्टेट का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। ड और ढ ये शब्द के कहाँ प्रयोग नहीं किए जाते? शब्द के शुरू में, मध्य में या अंत में? तो शब्द के शुरू में। ये स्टार्टर वर्ड नहीं है। अगर ड और ढ से कोई शब्द शुरू होगा तो बिना डॉट के यानी कि नुक्ता चिन्ह के बिना ही स्टार्ट करेंगे। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो 6 वर्ण हैं ये ऐसे हैं जिनसे पूरी डिक्शनरी के अंदर, गूगल पे कहीं भी आप सर्च करिए, एक भी शब्द की स्टार्टिंग इनसे नहीं होती। इसीलिए इनको हम अपने लोकल में, लैंग्वेज में बोलते समय हम यही कहते हैं खाली, ड खाली, अण खाली। क्यों? क्योंकि इनसे कोई भी शब्द की स्टार्टिंग नहीं होती है। तो ये 2 हमारे कौन से हैं? द्विगुण व्यंजन। ये 33 व्यंजन के अंदर शामिल नहीं होते। अब इनको हम, मैंने आपको 52 वर्णों का नाम, उनका वर्गीकरण बता दिया है। अब हम इनकी बात करेंगे अल्पप्राण और महाप्राण की, और हम इसका उच्चारण स्थान भी, किस वर्ण का उच्चारण स्थान है, कौन सा है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे अब हम बात करें जो हमारा क वर्ग है, जो हमारा क वर्ग है, उच्चारण स्थान की बात करें, वैसे तो सारे जो वर्ण हैं मुंह से ही उच्चारित होंगे, लेकिन जब ये हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, जब ये मुंह से बाहर निकलते हैं, हवा कौन से पार्ट को टच करती है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, तो वही उनका उच्चारण स्थान भी होता है। जैसे क वर्ग है, हम लिखते हैं क ख ग घ य, अड़ खाली जिसको बोलते हैं।
तो इसका उच्चारण करते समय हम इनको याद करना है, हमें रटना नहीं है, इनको समझ समझ के प्रैक्टिकली यूज करके देखिए। आप क ख ग घ ये बोलोगे तो गले से, कंठ से हवा निकलती है, इसलिए इसको कंठ वर्ण के नाम से जाना जाता है। आप इसको कंठ कहें या कंठ वर्ण कहें, दोनों का मतलब एक ही है। अगर हम बात करें च वर्ग की, च, छ, ज, झ, य, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? हम इनको बोलते समय हमारी जो जीभ है वो कहाँ लगती है? वो तालु को स्पर्श करती है, इसलिए इनको तालु या तालवे वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तालु या तालवे वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं ट वर्ग की, ट, ठ, ड, ढ, य। इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, मूर्धा या हम कह सकते हैं मूर्धन्य, मूर्धा या हम कहें मूर्धन्य। तो मूर्धा कौन सी है? जब हम बोलते हैं, हमारे मुंह के अंदर, जो हमारे ये तालु के पास ये मुंह के अंदर गोल सी छत है, इसके जो सेंटर पॉइंट है, बीच का जो हिस्सा है, उसको मूर्धा बोला जाता है। आप एक बार ट है बोल के देखेंगे, उच्चारित करके देखेंगे, तो जीभ जो है वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, बीच पे लगती है, वही जो हिस्सा है वो मूर्धा के नाम से जाना जाता है। तो इनको प्रैक्टिकली हम उच्चारित करके देखेंगे, इनको हमें समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं तवर्ग की, त, थ, द, ध और न। ये किससे उच्चारित होता है? हर वर्ण को बोलते समय त, थ, द, ध, न, जो जीभ है वो दांत को स्पर्श करती है, इसलिए इसको दंत या दंते के नाम से जाना जाता है। दंत या दंते के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें पवर्ग की, प, फ, ब, भ, म। इसको बोला जाता है ओष्ठ। इसको क्या कहते हैं? ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ कहें या ओष्ठ, क्योंकि इनको बोलते समय हमारे जो होठ हैं वो आपस में मिलते हैं, इसलिए इनको ओष्ठ वर्ण का नाम भी दिया गया है। कई बार दिमाग की नॉलेज चेक करने के लिए, बस ये देखने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हमारे नीचे वाले होठ को काट दिया जाए या उसको हम नहीं हिलाएं, तो कौन सा ऐसा वर्ग है, कौन से ऐसे वर्ण हैं जिसको हम उच्चारित नहीं कर सकते? तो वो कौन सा रहेगा? वो प वर्ग रहता है, प, फ, ब, भ, म। क्योंकि अगर होठ ही नहीं होंगे तो इन वर्णों का उच्चारण हम लोग नहीं कर सकते। तो क्लियर है बात? तो ये जो है 25 वर्णों का वर्ग, जो वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान सिर्फ इन 5 शब्दों से ही हम कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन की, वो अलग अलग हैं, यानी कि वो जो 8 वर्ण है उनका उच्चारण स्थान अलग रहेगा। यहाँ 2 द्विगुण व्यंजन भी हम शामिल कर देते हैं इसी के अंदर, ट वर्ग के अंदर ही, क्योंकि वो सिर्फ उसके अंदर नुक्ता चिन्ह लगा है, लेकिन वो आते किसमें है? मूर्धा यानी कि मूर्धन्य वर्ण के अंदर ही शामिल होते हैं, उसी के अंदर माने जाते हैं। तो 2 द्विगुण भी इधर ही शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ एक और बात है, हर वर्ग का जो पंचम वर्ण है ये क्या कहलाता है? हर वर्ग का पंचम वर्ण नासिक्य कहलाता है। ये भी आपको बड़ा ध्यान देना है इस बात पर। हर वर्ग का पंचम वर्ण क्या कहलाता है? नासिक्य व्यंजन कहलाता है, क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे नाक से हल्की सी साउंड निकलती है, हवा नाक की तरफ से ज्यादा निकलती है। पिछले लेक्चर में यानी कि पिछली क्लास के अंदर हमने यही बताया था, हर वर्ग का पंचम वर्ण किसका रूप होता है? अनुस्वार का, यानी कि उसके जगह हम अंकी बिंदी का प्रयोग करते हैं। तो अंकी बिंदी लगाएं यानी कि अनुस्वार लगाएं, या हर वर्ग का पंचम वर्ण यूज करें, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। अब यहाँ एक और बात, पहले जब हम छोटे थे, हमने जो पढ़ाई की, तब हम अड़े खाली जो लिखते थे उसकी बिंदु यानी कि जो नुक्ता चिन्ह है वो यहाँ नीचे होता था, लेकिन अब नीचे नहीं लगता। हिंदी का जो मानक रूप है उसके आधार पर 4 वर्ण चेंज हुए हैं। लैंग्वेज में, भाषा में चेंजेस होते रहते हैं। वो 4 चेंज कौन से हैं? पहला जो चेंज है वो यही है, इसका डॉट नीचे की बजाय अब कहाँ लगता है? इसके बराबर में लगता है। दूसरा जो चेंज है वो क्या है? ड ढ के नीचे अब बिंदी का प्रयोग नहीं होता, इनको निकाल कर बाहर द्विगुण व्यंजन का नाम दे दिया है। तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चेंज है वो क्या है? कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, जैसे हम कहें, अब मैंने ये सेंटेंस लिखा, तो आप बताइए ये मैंने जो लिखा है ये वाक्य, क्या ये सही है? क्या ये वाक्य सही है? अगर इसका पता चल गया तो 5वां जो चेंज हुआ है वो भी हमें अपने आप ही पता चल जाएगा।
ये वाक्य सही नहीं है, ये गलत है पे बिंदी तब आती है जब वो प्लूरल हो जाएगा, ज्यादा होगा। हम कहते हैं ना है का बहुवचन क्या है, अगर हम बात करें है का बहुवचन क्या होता है, हम बोलते हैं तभी पता चल जाता है। राम खाना खाता है तो मतलब एक बंदा है, बच्चे खाना खा रहे हैं, उसका लंबा साउंड जाने का रीजन ही यही होता है कि उसके ऊपर अनुस्वार है, उसको हम नाक से साउंड करेंगे तो लंबा जाएगा। लेकिन ये वाक्य दिखने में बिल्कुल सही है, राम खाना खा रहा है, तकरीबन लोग बच्चे इसको यही कहते हैं ये सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों? मानक हिंदी के हिसाब से जो पांचवा चेंज हुआ है वर्णों में वो ख का हुआ है। हम बचपन से ही ख को ऐसे बनाते आए हैं, लेकिन ये गलत है। जब तक अब ख को हम नीचे से नहीं जोड़ते वो मान्य नहीं है, वो अशुद्ध वर्तनी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, छोटी सी बात है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ख को यहाँ हमने खुला छोड़ दिया, यानी कि जोड़ा नहीं है, इसलिए इसको खाने की बजाय रवाना पढ़ा जाएगा। राम रवाना रवा रहा है, तो सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं बनता है। तो मानक हिंदी के आधार पर ख को नीचे से अगर नहीं जोड़ा है तो वो अशुद्ध है। यहाँ अड़े के साइड में बिंदी नहीं लगाई तो भी अशुद्ध है, यहाँ डॉट लगा देंगे, नुक्ता चिन्ह लगा देंगे तो भी वो अशुद्ध ही माना जाता है। तो ये जो 5 वर्ण हैं इनके अंदर 4 तो ये हो गए, एक जो 5वां वर्ण है वो ए खाली वाला है जो विसर्ग के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो ये चेंजेस हुए हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे जो अंतस्थ व्यंजन है और जो उष्म और संघर्षी व्यंजन है उनके बारे में, उनका उच्चारण स्थान है कौन सा है। सबसे पहले हम बात करते हैं य और श की। इनको बोला जाता है तालु, यानी कि तालव्य व्यंजन। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु, या आप तालव्य कह सकते हैं। श षटकोण, इसको हम बोलते हैं मूर्धा से। श षटकोण जिसको बोला जाता है वो मूर्धन्य व्यंजन है। स सेब जो है, से हम बोलते हैं तो दांत आपस में मिलते हैं, इसलिए इसको दंत या दंते का नाम दिया गया है को बोलते हैं कंठ, क्योंकि जब हम है वर्ण का उच्चारण करते हैं हवा गले से बाहर निकलती है, इसलिए है को क्या बोलेंगे? कंठ बोलते हैं। अब हम बात करते हैं रे की। रे को भी मूर्धन्य व्यंजन का नाम ही दिया गया है। रे रे को क्या बोला जाता है? मूर्धन्य व्यंजन का ही नाम दिया गया है। व, जब हम व बोलते हैं तो नीचे वाला दांत और ओष्ठ दोनों आपस में मिलते हैं, इसलिए इसको दंतोष्ठ कहा गया है। दंत प्लस ओष्ठ, तो हम इसको क्या कहते हैं? दंतोष्ठ कहते हैं। तो ये हमारे कौन 7 व्यंजन हो गए हैं। अब हमारा बचता है ले। ले को दंतमूल का नाम दिया गया है। ले को दंतमूल, दंतमूल क्यों कहा गया है? अब हम ले उच्चारित करेंगे तो हमारी जो जीवा है, जीभ है, वो आधी दांत को स्पर्श करती है, आधी दांत से ऊपर जो अंदर के साइड मसूड़े हैं, यानी कि रूट है, जड़ मूल है, उसको स्पर्श करती है, इसलिए इसको दंत मूल का नाम दिया गया है। तो ले बोलेंगे तो आधी जो जीभ है वो दांत को स्पर्श करेगी, आधा अंदर की साइड जो उसका रूट है, जड़ है, उसको स्पर्श करेगी, इसलिए इसको दंत मूल का नाम दिया गया है। अब संयुक्त व्यंजन है, उनका कोई उच्चारण स्थान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने हैं, और 2 अलग अलग व्यंजन हैं तो उनको जोड़ना कठिन है, तो उनका उच्चारण स्थान भी अलग अलग होगा। तो अब हमने जो 52 वर्ण है उनका उच्चारण स्थान क्या है, यानी कि उनके नाम कौन कौन से हैं, वो डिस्कस किए हैं। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे, एक सिंपल सी बात है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अरबी फारसी के वर्ण कौन से हैं, या कहा जाता है हिंदी में आगत स्वर कौन सा है, या आगत वर्ण कौन से हैं, उर्दू के वर्ण कौन से हैं, आगत ध्वनियां कौन सी हैं, एक बार उनके बारे में भी समझते हैं। अब आगत वर्ण कौन से हैं? सबसे पहले तो बात करते हैं आगत स्वर की। आगत स्वर कौन से हैं? वो है हिंदी में एक, जिसको हम आ और अर्धचंद्र बिंदु से जानते हैं। एक तो आ हमारे आम जिसको बोलते हैं वो है, लेकिन ये आ जो है जिसके ऊपर आधा चांद है, चांद है लेकिन बिंदु डॉट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो उच्चारण है वो किसके रूप में होता है? ओ के रूप में। जहां हिंदी के अंदर किसी शब्द के ऊपर अर्धचंद्र बिंदु लगे तो सोच लेना वो हिंदी का शब्द नहीं है, वो इंग्लिश का शब्द है। कैसे है वो भी देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं बाल,
बाल का मतलब क्या, सिर के बाल। लेकिन इसी बाल के साथ अगर हम अर्धचंद्र बिंदु लगा दें तो इसका उच्चारण बदल जाएगा, इसको हम बोल बोलेंगे। हम काफी लिखते हैं, काफी मतलब क्या, आज इतना ही काफी है, सफिशिएंट जो है। लेकिन अगर काफी के ऊपर हम अर्धचंद्र बिंदु लगा दें तो उसका जो साउंड है, उसका जो उच्चारण है वो कॉफी के रूप में होगा। डॉक्टर लिखते हैं, अर्धचंद्र बिंदु लिखते ही वो डॉक्टर साउंड होता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इंग्लिश के वर्ड, ये हिंदी के शब्द नहीं है। लेकिन हिंदी भाषा ने इनको स्वीकारा है, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर हजारों जो शब्द हैं दूसरी यानी कि विदेशी भाषाओं के शामिल हैं। हम उनको उसी रूप में ग्रहण करते हैं, उसी रूप में उनको स्वीकार करते हैं। तो हिंदी में आगत स्वर एक है जो आ और उसके ऊपर अर्धचंद्र बिंदु है। अर्ध आगत स्वर का उच्चारण किसके रूप में होता है, ओ के रूप में, क्योंकि ये जुड़ते ही वो वर्ड इंग्लिश भाषा का माना जाता है। हम कहते हैं बाल है, काफी है, या हम कह दें बोल, बोल का भी मतलब यही होगा। अब जैसे स्वर तो ये हो जाता है, लेकिन अगर हम बात करें आगत वर्ण तो वो चेंज हो जाएगा। ये सिर्फ एक है आगत स्वर जो बाहर से आया हुआ है। अब आगत व्यंजन कौन से हैं, या हम कहें अरबी फारसी के जो वर्ण हैं वो कौन से हैं, वो भी देखिए। अब हम कहें नवीन विकसित ध्वनियां, हम नवीन विकसित ध्वनियां कहें, या हम आगत वर्ण कहें, स्वर अलग हैं, आगत वर्ण अलग हैं, या हम कहें उर्दू के वर्ण, या हम उर्दू के वर्ण कहें, या हम कहें अरबी फारसी के वर्ण, या हम अरबी फारसी के वर्ण बोले, तो उनका आंसर सिर्फ एक ही है। ऐसे कौन से, यानी कि ये जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर, उत्तर एक ही रहेगा। क्वेश्चन 4 बन जाते हैं। नवीन विकसित ध्वनियां हिंदी में कौन सी हैं, आगत वर्ण कौन से हैं, अरबी फारसी के वर्ण कौन से होंगे, उर्दू के वर्ण कौन से होंगे, तो वो कौन से हैं, तो वो कौन से होते हैं, वैसे तो हैं 5, जैसे क, ख, ग, ज और फ। ये 5 वर्ण हैं, लेकिन ये तो हमारे 33 व्यंजन में भी शामिल है। इनमें क्या अलग है, इनके अंदर नीचे हम डॉट लगा देंगे, जिसको नुक्ता चिन्ह ही कहा जाता है। क, ख, इनके नीचे हम बिंदी लगा देंगे। हिंदी के अंदर जो मुख्य है वो 2 ही यूज होते हैं, ये भी हैं, इनसे भी शब्द बनते हैं, लेकिन अगर मुख्य की बात हो तो सिर्फ 2 ही हैं, ज और फ। अब हमें कैसे पता चलेगा किसके साथ कौन से शब्द में हम ज के नीचे डॉट लगाएं, किसके साथ बगैर डॉट का यानी कि बगैर नुक्ता चिन्ह का लगाएं। अब इनका एक तरीका है, जब हम ये वर्ण जो उर्दू के वर्ण हैं इनका उच्चारण करते हैं तो इनका जो उच्चारण करते समय साउंड है वो भी अलग आता है। अब जैसे मैं आपको कहूं, एक सिंपल सा शब्द मैं लिखती हूँ, आप इसको उच्चारित करके देखिए ये क्या है, क्या ये गजल है या गजल है, गजल। जय को हमने साउंड क्या किया, ज। क्यों, क्योंकि इसके नीचे जो डॉट लगा हुआ है उसको भी एक मात्रा जितना टाइम चाहिए एक्स्ट्रा, इसलिए इसको थोड़ा सा प्रेशराइज करके दबाव डालकर हम बोलते हैं गजल। अब जैसे हम बोलते हैं, अब ये एक और शब्द है, अब इसको उच्चारित करके देखिए, ये दरवाजा नहीं है, ये दरवाजा। जय को हम ज साउंड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये उर्दू का वर्ण है। इससे हमें पता चलता है जो इनको उच्चारित करने का तरीका है वो भी अलग रहेगा। हम दाग लिखते हैं, ग में भी इसके नीचे डॉट होता है। हम साफी, साफी ये लिखते हैं तो भी साफी के नीचे भी डॉट होता है। आप न्यूज देखते हैं, खबर लिखी होती है, ख के नीचे भी एक डॉट होता है। खबर, ख को थोड़ा सा जोर डालकर, मुंह को थोड़ा सा भारी कर कर बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये उर्दू के अरबी फारसी के वर्ण है, ये हमारे हिंदी के वर्ण है, शब्द नहीं है। ये तरीका है इनको बोलने का और समझने का। अब हम सफारी बोलेंगे, फै नहीं बोलते, फा, मुंह को थोड़ा सा हल्का करके हम जोर डालकर बोलते हैं, फा, सफारी। इस हिसाब से तो ये कौन से वर्ण हैं, अरबी फारसी के वर्ण कहें, उर्दू के वर्ण कहें, या इनको आगत ध्वनियां कहें, नवीन विकसित ध्वनि कहें, हर शब्द का, हर चीज का यही है। मुख्य ये 2 रहेंगे, इनका भी प्रयोग हमारे हिंदी भाषा के अंदर होता है। अब एक शब्द है सफेद,
आपने ध्यान भी दिया होगा, नहीं दिया तो आगे जब भी आप लिखा देखेंगे तो आपकी नजर वहां जरूर जाएगी। हम सफेद लिखते हैं तो भी फ के नीचे हम डॉट लगा हुआ देखेंगे, फ के नीचे बिंदी लगी होती है। तो ये क्यों है? क्योंकि वो हिंदी का नहीं उर्दू का वर्ण है, और उसको बोलने का तरीका भी हम उसी हिसाब से यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे आगत स्वर जहां होगा वो इंग्लिश का शब्द होगा, ये होंगे वो उर्दू के शब्द होंगे। आगे एक टॉपिक और आएगा जहां तत्सम तद्भव शब्द हमें डिस्कस करने हैं, शब्द विचार जिसको बोलेंगे। देखो ये जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है, एग्जाम में ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रहता है, तो उसी से रिलेटेड है, भाषा से ही जुड़ा हुआ। अब हम बात करते हैं जैसे तत्सम शब्द कौन से हैं। अब जहां, वैसे तो ये टॉपिक पूरा रहेगा लेकिन इसके साथ क्यों जोड़ा गया है, ताकि हमें ये चीज क्लियर हो जाए कि तत्सम शब्दों के अंदर कौन सा है आगत स्वर और इनके अंदर डिफरेंस क्या है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो हैं तो संस्कृत के ही, यानी कि संस्कृत के शब्दों को जब हम यूं का तो, यानी कि जैसे हैं एज इट इज, जो का तो हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। अब कैसे यूज करेंगे वो देखिएगा। तो तत्सम शब्द कौन से हैं? तत्सम शब्द संस्कृत के शब्दों को जब हम जो का तो एज इट इज हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब इनकी पहचान क्या है? वैसे तो बहुत सारी पहचान है, लेकिन 3-4 मुख्य पहचान है जिससे हमें पता चल जाता है भाई ये शब्द हिंदी का नहीं है, ये तत्सम शब्दावली से लिया गया है। सबसे पहले जो हमारा विसर्ग है जिसको हम खाली बोलते हैं, वो ये वर्ण जहां होगा, इससे कोई शब्द जो शुरू होगा वो हमेशा तत्सम होता है, हिंदी का शब्द नहीं होता। जैसे हम लिखते हैं प्रातः, हम तो हिंदी में वैसे तो सुबह बोलते हैं लेकिन प्रातः मतलब संस्कृत का वर्ड है। अब दुख लिखते हैं तो भी हम बीच में विसर्ग का प्रयोग करते हैं। या हमने लिखा अतः, अधः लिखते हैं, पुनः लिखते हैं, तो इन सब के अंदर क्या है, एक विसर्ग है। यानी कि ये सारे जो शब्द हैं वो किसके हैं? संस्कृत भाषा के हैं, हिंदी के शब्द नहीं हैं। अब हम बात करें, ये तो है एक री से ऋषि, जहां री की मात्रा होगी वो भी शब्द हमेशा संस्कृत का ही होगा, हिंदी का नहीं होता। जैसे अब हम बात करें, ये हमने लिखा है गृही, एक होता है ग्रह, वहां हम ग के पैर में रह लगाते हैं, जिसको हम पदेन बोलते हैं, जो पैर में रह लगता है, तो वो है ग्रह नक्षत्र वाला। लेकिन ये क्या है? गृही। गृही मतलब क्या? घर। तो जो ग्रह है वो भी शब्द क्या है? गृही, वो भी संस्कृत का शब्द है। अब हम कृषक लिखे तो भी संस्कृत का रहेगा, मातृभाषा जो बोलते हैं वो भी इसी के अंदर आ जाता है। तो जहां हम विसर्ग लगा देखें, या जहां री से ऋषि की मात्रा है, या री वैसे लिखा जाए जैसे हम कहते हैं ऋतु, यानी कि जहां हम विसर्ग का प्रयोग करेंगे या हम जहां री का प्रयोग करते हैं, जहां विसर्ग है या जहां री है, वो शब्द हमेशा तत्सम शब्दावली से जुड़े होंगे। या हम कह सकते हैं संयुक्त व्यंजन से जुड़े हुए शब्द, जो हमारे क्षेत्र ज्ञ और श्रेय हैं, इनसे जुड़े हुए शब्द भी हमेशा तत्सम शब्दावली से जुड़े होंगे। यानी कि ज्ञानी है, क्षत्रिय है, श्रमिक है, श्रवण है, कितने भी शब्द हों, ये सारे किससे जुड़े होंगे? तत्सम शब्दावली से जुड़े होंगे, यानी कि ये तत्सम शब्दों के अंदर शामिल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो शब्द है वो कौन से होंगे? तत्सम शब्दावली से जुड़े होंगे। तो अब हम बात करते हैं,
अब हम बात करें हिंदी में कितने प्रकार के र हैं, तो हिंदी में कितने प्रकार के हैं बताइए। हम कहते हैं र, तो र तो एक ही है, लेकिन र एक नहीं है। हिंदी में 3 प्रकार के र का प्रयोग होता है। अब उनके नाम पूछे जाते हैं जब हम किसी भी चीज की डीपली थोड़ी सी स्टडी करते हैं, जो हमारे सिलेबस के अंदर है, यानी कि हम 100 नंबर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें थोड़ा सा डीपली यानी कि अंदर तक उसका जो बेस है वो क्लियर करना जरूरी है। तो अब र कितने प्रकार के हैं, हिंदी में 3 प्रकार के र हैं, वो कौन कौन से हैं एक बार उसको भी देखते हैं। अब बच्चे 4 भी बोलते हैं और 5 भी बोलते हैं, लेकिन हम पहले 3 की बात करते हैं। जैसे सबसे पहला ये सिंपल वाला र, जिसको हम कहते हैं रात है, राधा है, राम है, ये वाला जो वर्ण है। दूसरा कौन सा होगा, अब हम बात करते हैं हिंदी में 3 नहीं, हिंदी में 4 प्रकार के र होंगे, तो लेकिन 5 नहीं होते कभी भी, हमें लगता है 5 हैं, वो 4 कौन से हैं वो भी देखें, 3 नहीं रहेंगे, हिंदी में 4 प्रकार के र हैं। तो एक बार दोबारा देखिए, सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा र कौन सा होता है, जैसे प के नीचे हम र लगाते हैं ये। अब इनके नाम कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, पहले एक बार इनके यूज देखिए। तो ये जो शब्द है, जैसे हम लिखते हैं प्रवीण, हम लिखते हैं प्रकाश, प्रशांत है, या हम लिख देते हैं प के नीचे कोई भी शब्द लगाकर, यानी कि पैक जरूरी नहीं है प के नीचे ही रह हो, कहीं भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे ग्रामीण है तो वहां पर भी हम पैर में उसके रह ही लगाते हैं। एक जैसे कर्म है, कर्म के अंदर भी कर्म 2 प्रकार के हैं, एक ये वाला है, दूसरा रह कौन सा होता है, जो सिर के ऊपर लगता है। जैसे यहां हम कर्म लिखेंगे तो उसके सिर पर रह लगता है। तो अब इसके अंदर और इनके अंदर डिफरेंस क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे अब हम बात करें, हाँ जी, तो हिंदी में कितने प्रकार के रह हैं, 4 प्रकार के। सबसे पहला जो राम में हम लिखते हैं वो वाला जो है, सबसे पहला र ये रहेगा जो हम राम में लिखते हैं। दूसरा र कौन सा रहता है, जो हम पैर में लगाते हैं, जैसे हमने ये लिखा प्रहार है, उसके अंदर भी हम इसी र का प्रयोग करते हैं। तीसरा र वो है जो सिर के ऊपर लगता है, किसी भी वर्ण के ऊपर लगता है, जैसे हमने लगा दिया कर्म के अंदर, या हम लिखे सर्प के अंदर। और जो चौथा र है जिसको हम लोग भूल जाते हैं, वो कौन सा र है, जो ट्रक ट्रैक्टर राष्ट्र के नीचे लगता है। और ये वाला जो र है वो सिर्फ 4 वर्णों के साथ ही लगता है, बाकी कहीं नहीं लगता। किसके, सिर्फ ट वर्ग के साथ लगता है। क्यों, क्योंकि उसमें और कहीं र लगाने की जगह कह सकते हैं, या जो पाई बोलते हैं वो नहीं है। जैसे हम चौथा र यूज करते हैं, जो पैर के नीचे हम ऐसे लगाते हैं, ये वाला। अब जैसे हमें राष्ट्र लिखना है तो हम ट के नीचे ये 2 डंडे इस तरह से लगाते हैं, तो राष्ट्र हो गया। या हम ट्रक लिखते हैं तो भी हम इसी का प्रयोग करेंगे, ट्रैक्टर लिखते हैं, या हमें ड्रम लिखना है तो ड्रम लिखते समय भी ड के नीचे हम इसी र का प्रयोग करते हैं। यानी कि जिन वर्णों के नीचे नीचे गोल पाई है, खड़ी पाई यानी कि जो हम खड़ा डंडा बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं, वो नहीं है, नीचे से गोल पाई है, वो सिर्फ ट वर्ग है, और उसी के साथ इस र का प्रयोग होता है। अब कैसे हमें पता चलेगा, अब इनके नाम कौन से हैं, चलिए बाकी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। लाइव क्लास से हमारी जुड़ते रहिए। आगे के लिए थैंक यू।